है। स्टोरी की शुरुआत होती है टेक्सास के सुनहरी और शांत पहाड़ों से, जहां हमें शेरिफ एड टॉम बेल की आवाज सुनाई देती है। वह पुराने जमाने के शेरिफ्स की बात करते हैं जो बिना गन के हाई ड्यूटी करते थी, लेकिन उनका मानना है कि आजकल के क्राइम्स इतने अजीब और खतरनाक हो चुके हैं कि उन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं रही। लेकिन यहाँ से स्टोरी शॉकिंग टर्न लेती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं एक डिप्टी को जो एक लंबे बाल वाले आदमी को अरेस्ट करके लाता है। इस आदमी का नाम है अंटोन चिगुर। डेप्यूटी पुलिस स्टेशन में फोन पर बात कर रहा होता है कि अचानक चिगुर पीछे से आता है और अपने ही हैंडकफ्स की चेन से डेप्यूटी का गला दाबा देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। डेप्यूटी पूरी जान लगाता है बचने की, लेकिन चिगुर एक इमोशनलेस राक्षस की तरह उसका खून निकलने तक उसका गला घोट देता है। चिगुर बाथरूम में जाकर आराम से अपने हाथ धोता है, एक पुलिस कार चुराता है और वहां से निकल जाता है। आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। हाईवे पर चीगर एक आम आदमी की गाड़ी रुकवाता है। उसके पास एक ऑक्सीजन टैंक जैसा अजीब सा वेपन है जिसके आगे एक ट्यूब लगी है। वो बिना कुछ कहे उस आदमी के माथे पर वो ट्यूब लगाता है और एक हवा के झटके से उसके सर में छेद कर देता है। आदमी वहीं देर हो जाता है और चिगुर उसकी फोर्ड गाड़ी चुरा लेता है। ये बंदा इंसान नहीं, चलती फिरती मौत है। कहानी यहाँ से एक नए कैरेक्टर पर शिफ्ट होती है। एक आम सा आदमी ल्यूवेलिन मॉस जो डेजर्ट में एंटलॉप का शिकार कर रहा है। वह अपनी राइफल से निशाना लगाता है, लेकिन जानवर जख्मी होकर भाग जाता है। मॉस खून के निशानों का पीछा करता है, लेकिन अचानक यूजे कुछ और ही दिखता है। कैसी सिचुएशन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मॉस एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक ड्रग डील बुरी तरह फेल हो चुकी है। वहां गोलियों से चलनी गाड़ियां और चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। एक मैक्सिकन आदमी जख्मी हालत में गाड़ी में बैठा है और मॉस से अगुआ यानी पानी मांग रहा है, लेकिन मॉस के दिमाग में कुछ और चल रहा है। मॉस को गाड़ी के पीछे ड्रग्स से भरे हुए पैकेट्स मिलते हैं। वो पानी ना होने की बात कहकर आगे बढ़ जाता है, ये ढूंढने के लिए कि आखिर पैसा कहाँ गया। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? वहां से भाग जाते या पैसा ढूंढते? मॉस अपने दिमाग का यूज करके एक पेड़ के घने साए तक पहुंचता है। वहां यूसे एक और लाश मिलती है जिसके पास एक लेदर का बग रखा है। बग खोलते ही मॉस की आंखें फाती रह जाती हैं। उसमें $2 मिलियन कैश भरा हुआ है। मॉस वो पैसा और लाश के पास पड़ी गुण लेकर अपने ट्रेलर होम वापस आ जाता है, जहां उसकी पत्नी कार्ला जीन उसका वेट कर रही है। लेकिन रात को मॉस को उस जख्मी आदमी की याद आती है जो पानी मांग रहा था। अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद मॉस एक जगह पानी लेकर वापस उसी डेजर्ट में जाता है और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि जख्मी आदमी मर चुका है। अचानक वहां दूसरी गाड़ियां आ जाती हैं और कुछ लोग मॉस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। मॉस अंधेरे में जमीन पर रेंगता हुआ भागता है। वो लोग उसे अपने स्पॉटलाइट से ढूंढते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा खूंखार कुत्ता छोड़ देते हैं। मॉस अपनी जान बचाने के लिए एक तेजी से बहती नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन वो कुत्ता भी उसके पीछे नदी में तैरने लगता है। कैसी सस्पेंस वाली सिचुएशन है दोस्तों। क्या मॉस इस खान पान वाले कुत्ते और इन हथियारों से बच पाएगा? पहुंचता है और अपनी गन को सुखाकर उसी वक्त फायर करता है जब वो कुत्ता उस पे हमला करने के लिए हवा में उछलता है। कुत्ता मारा जाता है और मॉस अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसकी गाड़ी वहीं डिजर्ट में छूट गई है, जिससे कातिल उसकी पहचान आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ से स्टोरी शॉकिंग टर्न लेती है। चिगुर की वापसी होती है। चिगुर एक आइसोलेटेड गैस स्टेशन पर रुकता है। दुकानदार उसे बस नॉर्मल बातचीत करने की कोशिश करता है कि तुम डालस से हो क्या, लेकिन चिगुर इस बात पर भड़क जाता है। वो अपनी जेब से एक कॉइन निकलता है और दुकानदार से कहता है कॉल इट। दुकानदार कंफ्यूज्ड है, ये समझ नहीं आ रहा क्या दाव पर लगा है। चिगुर कहता है कि सब कुछ दाव पर है। दुकानदार दार के मारे हेड्स बोलता है और किस्मत से हेड्स ही आता है। चिगुर है उसे वो कॉइन देकर कहता है कि इसे अपनी पॉकेट में मत रखना, वरना ये बाकी कॉइन्स में मिल जाएगा। बिना जाने उस दुकानदार ने अपनी जिंदगी जीत ली थी। आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। इधर मॉस घर पहुंचकर अपनी पत्नी कार्ला जीन को फौरन अपनी मां के घर ओडेसा भेज देता है ताकि वो सेफ रहे। चिगुर उसी डेजर्ट वाले क्राइम सीने पर पहुंचता है 2 कार्टेल एजेंट्स के साथ। वो देखता है कि किसी ने मॉस की गाड़ी के टायर्स काट दिए हैं और एक ट्रांसपॉन्डर रिसीवर मंगवाता है जो पैसों से भरे बग में छुपे ट्रांसमीटर को ट्रैक कर सके। जैसे ही रिसीवर मिलता है, चिगुर उन दोनों कार्टेल एजेंट्स को भी ठांडे दिमाग से गोली मार देता है। चिगुर को अपना काम अकेले करना पसंद है। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? मॉस भी बहुत चालाक है। मॉस एक बस लेकर डेल रियो चला जाता है और वहां एक मोटेल में रुकता है। वह अपने रूम के एसी डक्ट को खोलता है और पैसों से भरा बैग एक रस्सी से बांध कार यूएस डक्ट के अंदर धकेल देता है ताकि कोई यूजे आसानी से ढूंढ ना सके। लेकिन मॉस को नहीं पता कि उसके बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस छिपा हुआ है।
चिगुर अपनी गाड़ी में वो रिसीवर लेकर निकलता है। रिसीवर की बीपिंग से उसको मॉस के मोटेल और उसके कमरे का पता चल जाता है। मॉस बहुत अलर्ट है। उसने एक एक्स्ट्रा रूम भी रेंट पर लिया है ताकि वो सेफ रहे। रात का वक्त है। चिगुर अपने साइलेंस्ड शॉटगन के साथ मॉस के पहले वाले रूम के बाहर खड़ा होता है। वो लॉक सिलेंडर को अपने एयर गन से उड़ाता है और अंदर घुस जाता है। अंदर कुछ मैक्सिकन्स बैठे हैं जो मॉस को मारने आए थे। चिगुर अपनी शॉटगन से उन सबको बुरी तरह भून डलता है। खून के छेंटे पूरे कमरे में उठते हैं। चिगुर आराम से बेड पर बैठकर अपने खून से साने सॉक्स उतरता है। लेकिन मॉस कहाँ है? मॉस ठीक उसी वक्त एसी डक्ट के जरिए दूसरे कमरे से बैग को वापस खींच रहा है। चिगुर की नजर ऐसी ग्रिल पर पड़ती है जहां धूल हटी हुई है। वो कॉइन से उस ग्रिल को खोलता है, लेकिन तब तक मॉस बैग निकल चुका होता है और वहां बस खाली डक्ट दिखता है। मॉस रातों रात हिचहाइक करके ईगल पास नाम के शहर की तरफ निकाल जाता है। लेकिन क्या चिगुर इस बीपिंग डिवाइस के साथ उसको वहां भी ढूंढ लेगा? क्या मॉस की किस्मत उसका दोबारा साथ देगी? कहानी एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करती है, कार्सन वेल्स। ये एक बहुत बड़ा बाउंटी हंटर है जिसे उसी बिजनेसमैन ने हायर किया है जिसका ड्रग्स और पैसा था। वेल्स का काम है चिगुर को रोकना और पैसा वापस लाना। वेल्स अपने बॉस को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि यूजे मालूम है चिगुर कितना खतरनाक है, लेकिन वह उसे संभाल लेगा। लेकिन यहाँ से स्टोरी शॉकिंग टर्न लेती है। मॉस ईगल पास पहुंचकर होटल ईगल में चेक इन करता है। कमरे में बैठकर वो पैसन के बैग को डिटेल में चेक करता है। आखिरकार उसकी नजर एक कैश की गड्डी पर पड़ती है जो थोड़ी अजीब लग रही होती है। वो उसे खोलता है तो देखता है अंदर से नोट्स कटे हुए हैं और उनके बीच में एक जिप्पो लाइटर के साइज का ट्रांसमीटर रखा है। आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। अचानक मॉस को अपने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ट्रांसपॉन्डर की फेंट बीपिंग आवाज बैंड हो जाती है। दरवाजे के नीचे की लाइट ब्लॉक होती है। मॉस अपनी शॉटगन दरवाजे की तरफ तान लेता है और तभी बाम, दरवाजे का लॉक उड़कर सीधा मॉस के सीने में लगता है और वो जख्मी हो जाता है। चिगुर बाहर खड़ा है। मॉस दरवाजे पर गोली चलाता है, बग उठाता है और विंडो से बाहर कूद जाता है। रोड पर लैंड करते ही वो होटल के पीछे वाली गलियों में भागने लगता है। अंधेरे स्ट्रीट पर एक बहुत ही खतरनाक शूटआउट शुरू होता है। चिगुर ऊपर एक विंडो से मॉस पर गोली चलाता है। मॉस एक आती हुई पिकअप ट्रक को रोककर उसमें बैठता है, लेकिन चिगुर उस गाड़ी के ड्राइवर के गले और सर में गोली मार देता है। मॉस ड्राइवर की लाश के नीचे छुपकर गाड़ी चलाता है और किसी तरह गाड़ी को क्रॉस करके रोकता है। दोनों तरफ से भारी फायरिंग होती है और दोनों एक दूसरे को चकमा देकर गायब हो जाते हैं। जख्मी हालत में मॉस अपनी शॉटगन छोड़कर पैदल यूएस मैक्सिको बॉर्डर वाले ब्रिज पर पहुंचता है। पीछे देखते हुए वो अस पैसों के बैग को ब्रिज की ऊंची जाली के ऊपर से मैक्सिको की तरफ नदी के किनारे फेंक देता है। उसके कपड़े खून से साने हुए हैं। ब्रिज पर उसे 3 लड़के मिलते हैं। मॉस उन्हें अपने $500 देकर उनका कोट और बियर ले लेता है ताकि बॉर्डर गार्ड उसके खून को न देख सके। मैक्सिको पहुंचकर सुबह वो एक पार्क में बेहोश गिर पड़ता है जहां मरियाची गाने वाले यूजे आकर देखते हैं। मॉस उन्हें खून से सना एक नोट देता है और डॉक्टर बुलाने को कहता है। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? मॉस की जान बची पर क्या पैसा मिलेगा? सीन शिफ्ट होता है मैक्सिकन हॉस्पिटल में। कार्सन वेल्स मॉस को ढूंढ निकालता है और उससे मिलने आता है। वेल्स मॉस को चेतावनी देता है कि चिगुर इंसानों जैसा नहीं है, उसके अपने अजीब असूल हैं। वो मॉस को किसी भी हाल में मार देगा। वेल्स मॉस को ऑफर देता है कि पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। लेकिन अगले दिन जब वेल्स अपने होटल रूम में वापस आता है तो सामने चिगुर बैठा होता है। वेल्स की औकात गुम हो जाती है। वेल्स उसे पैसों का ऑफर देता है, लेकिन चिगुर कहता है कि उसे मालूम है पैसा खुद चलकर उसके पास आएगा। चिगुर वेल्स की छाती में अपनी शॉटगन चला देता है। तभी कमरे में रखा टेलीफोन बजने लगता है। चिगुर फोन उठाता है। दूसरी तरफ मॉस है। चिगुर बहुत ही दर्राने वाली आवाज में मॉस से कहता है, पैसा मुझे लाकर दो वरना मैं तुम्हारी पत्नी कार्ला जीन को मार दूंगा। कैसी चॉइस है दोस्तों, अपनी जान या? स्टोरी अब अपने आखिरी और सबसे दर्दनाक हिस्से में पहुंच चुकी है। मॉस उस डराने वाले डील को ठुकरा देता है। वो चिगुर से कहता है कि अब वो खुद चिगुर को ढूंढेगा और उसे खत्म कर देगा। मॉस गुस्से में फोन पटक देता है +1। लेकिन यहाँ से स्टोरी शॉकिंग टर्न लेती है। मॉस अपनी पत्नी कार्ला जीन को कॉल करता है और उससे एल पासो के एक मोटेल में मिलने को कहता है। उसका प्लान है कार्ला जीन को पैसा देकर दूर भेज देना ताकि वो अकेला बिना किसी डर के चिगुर का सामना कर सके। इधर शेरिफ बेल भी सिचुएशन समझ चुके हैं। वो कार्ला जीन से मिलते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो अकेले जाएंगे और मॉस की जान बचाएंगे। +2 शेरिफ बेल एल पासो के मोटेल की तरफ पूरी स्पीड से अपनी कार दौड़ाते हैं, लेकिन तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। एक पिकअप ट्रक बहुत तेजी से मोटेल से निकलता है। बेल जब वहां पहुंचते हैं तो सब खत्म हो चुका होता है। बाहर एक महिला और एक मैक्सिकन डेड पड़े हैं और कमरे के दरवाजे पर
लुवलिन मॉस, उसकी लाश खून में लात-पात पड़ी है। प्लस 3 आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। मॉस, जो पूरी मूवी में हीरो की तरह हर मुश्किल से बच निकला, यूज मैक्सिकन्स ने मार दिया और वो ब्रीफकेस वाला पैसा भी वहां से गायब है। शेरिफ बेल रात के अंधेरे में दोबारा उस क्राइम सीन पर आते हैं। वो देखते हैं कि दरवाजे का लॉक बिल्कुल वैसे ही उदा हुआ है जैसे चिगुर उदाता है। अंदर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा है। बेल हिम्मत करके अंदर जाते हैं। वह बाथरूम में और चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। उनकी नजर एसी डक्ट की खुली हुई जाली पर पड़ती है। चिगुर वहां छिपकर पैसा निकलने आया था, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। प्लस 3 समय आगे बढ़ता है। कर्ला जीन की मां का कैंसर से निधन हो जाता है। कर्ला जीन अकेली अपने घर वापस आती है और जैसे ही अपने बेडरूम की लाइट ऑन करती है, उसका दिल बैठ जाता है। अंधेरे में अनटोन चिगुर बैठा है। प्लस 1 कार्ला जीन रोते हुए कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चिगुर कहता है कि वो पैसे के लिए नहीं आया, वो अपना वादा पूरा करने आया है जो उसने उसके पति मॉस को दिया था। कार्ला जीन उसे इस सब का कोई मतलब ना होने की बात कहती है, पर चिगुर की आंखों में रेहम की कोई जगह नहीं। चिगुर घर से बाहर निकालता है और आराम से अपने जूतों के सोले देखता है। क्या उस पे कोई खून तो नहीं लगा? मतलब उसने एक और मासूम की जान ले ली। प्लस 2 लेकिन किस्मत अपना खेल खेलती है। चिगुर अपनी कार में जा ही रहा होता है कि अचानक ग्रीन लाइट क्रॉस करते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है। बूम! चिगुर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसकी आर्म की हड्डी बाहर निकाल आती है। वो पास के 2 बच्चों को पैसे देकर उनकी टी शर्ट खरीदता है, उसका स्लिंग बनाता है और पुलिस के आने से पहले चुपचाप वहां से गायब हो जाता है। प्लस 2 एंड में शेरिफ बेल रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्हें महसूस होता है कि अब ये दुनिया ऐसी हो गई है जिसे वो समझ नहीं सकते। वो अपने अंकल एलिस के पास बैठकर अपने दाढ़ को बांधते हैं, जो उन्हें समझाते हैं कि यह देश हमेशा से ही ऐसा पागल और सख्त रहा है। प्लस एक आखिरी सीन में बेल अपनी पत्नी को अपने लेट फादर के बारे में आए 2 सपने सुनाते हैं। दूसरे सपने में उनके पिता अंधेरी रात और ठंडी बर्फीली पहाड़ियों में एक घोड़े पर सवार उनके पास से गुजरते हैं। उनके हाथ में आग फायर से भरा एक हॉर्न होता है। बेल को पता होता है कि उनके पिता आगे अंधेरे में एक आग जलाकर उनका इंतजार कर रहे हैं और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। प्लस 3 नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन हमें यह करवा सच सिखाती है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, ईविल की कोई लिमिट्स नहीं होती और कुछ बातों को ना समझना ही बेहतर है, क्योंकि यह ऐसी दुनिया नहीं जहां पुराने असूल और नैतिकता काम आए। अगर आपको ऐसी माइंड बेंडिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।